हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आर्टिकल है, कोलोराडो की सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। ऐसा क्यों किया है सुप्रीम कोर्ट ने? बिकॉज की कैपिटल हिल पर कुछ टाइम पहले अटैक हुआ था, तो पाया गया कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप का हाथ था, इसलिए इनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कि पार्लियामेंट से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी उनका सस्पेंड होना अभी भी जारी है। कल भी दो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया था। इसके साथ साथ लोकसभा में कुछ बिल भी है, उसे पास कर दिया गया है। उनमें से एक है आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, उसको पास करके उसकी जगह एक रिप्लेस करके एक बिल लाया गया जिसका नाम है भारतीय न्याय संहिता बिल। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसको रिप्लेस करने के लिए बिल लाया, वो है भारतीय साक्ष्य संहिता या भारतीय साक्ष्य बिल। फिर सीआरपीसी है, उसकी जगह लाया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये तीन नए बिल लाए गए जिसको लोकसभा से पारित कर दिया गया है। और इसके साथ ये भी कहा गया है जो ब्रिटिश निशानियाँ थी उसे पूरी तरह से अब खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 2023 में सबसे हाईएस्ट रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। इंडिया को वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है वो रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, ऐसी वर्ल्ड के बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है। तो अब इस रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले रेमिटेंस की बात करें तो रेमिटेंस क्या होता है? जैसे कि भारत का कोई नागरिक है, वो यूएसए में जाके काम कर, अमेरिका में जाके काम कर रहा है, तो वो अपने परिवार को जो पैसे भेजेगा वो रेमिटेंस है। ठीक है, वहाँ से जो पैसे भेजेगा वो रेमिटेंस है। तो अब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट इस रिपोर्ट का नाम है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को 2023 में 125 बिलियन 125 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, जो कि वर्ल्ड में हाईएस्ट है। अगर वर्ल्ड में टॉप 5 कंट्री की बात करें तो नंबर 1 पर इंडिया, सेकंड पे मैक्सिको, थर्ड पे चाइना है। और हर साल पाकिस्तान का स्थान भी रहता था टॉप 5 में, बट अब पाकिस्तान धीरे धीरे से रेमिटेंस की इस लिस्ट से टॉप 5 से बाहर हो गया है। बिकॉज अब पाकिस्तान की सिचुएशन तो जानती ही हो, तो अब रेमिटेंस भेजेगा भी कौन? कोई ऐसा जाना पढ़ा लिखा होना तो चाहिए ना जो बाहर जाके काम कर सके और रेमिटेंस भेज सके, बट पाकिस्तान की ऐसी कंडीशन है नहीं अभी। चलो मजाक से हटकर दूसरी बात करते हैं। फिर इस रेमिटेंस रिपोर्ट की और कुछ बातें जान लेते हैं इसके बारे में। अब माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के बारे में बात करें, इसे रिलीज कौन करता है? इस रिपोर्ट को रिलीज करने का काम करता है वर्ल्ड बैंक का एक रिसर्च आर्म है, माइग्रेशन एंड रेमिटेंस यूनिट द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। कौन रिलीज करता है? रिलीज करता है वर्ल्ड बैंक का एक रिसर्च आर्म है, माइग्रेशन रेमिटेंस एंड यूनिट, इसके द्वारा इसे रिलीज किया गया। इसका एम क्या है? ये रेमिटेंस से संबंधित, रेमिटेंस से रिलेटेड जो भी डेटा है उसे जारी करने का काम करता है। अब इस रिपोर्ट में एक और फैक्ट बताया गया कि सबसे ज़्यादा जो रेमिटेंस है वो कौन से देश से आउटफ्लो हुआ। हम इनफ्लो की बात करते हैं, इनफ्लो तो इंडिया में हुआ सबसे ज़्यादा, और आउटफ्लो कौन से देश से हुआ है? तो आउटफ्लो है वो अमेरिका है ना, वहाँ से हुआ है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से सबसे ज़्यादा है वो रेमिटेंस का आउटफ्लो हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके साथ साथ इंडिया में इतना अचानक रेमिटेंस है वो कैसे बढ़ गया है? सब देशों से, इंडिया चाइना से डबल है, तो ये कैसे पॉसिबल हो गया? बिकॉज की एक तो पहले जो अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पे इकोनॉमी डाउन जा रही थी, ग्लोबल क्राइसिस चल रहा था, कोरोना की मार थी, बट अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। वहाँ की इन्फ्लेशन वगैरह थी वो भी नॉर्मल हो चुकी है, तो अब रेमिटेंस आना बढ़ गया है। साथ ही साथ बात करें तो यूपीआई में भी, यूपीआई जो है उसने भी भूमिका निभाई है रेमिटेंस बढ़ाने में। साथ ही साथ बात करें हम कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा भी अच्छी अच्छी पॉलिसीज ली गई है जिसने भी रेमिटेंस बढ़ाने में हेल्प करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। क्यों न्यूज़ में? सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है, तो उसके अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है कि जो गवर्नमेंट ने लंपी डिजीज़ से रिलेटेड जो डेटा दिया है वो डेटा सही नहीं है। बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो गवर्नमेंट द्वारा छुपाए गए हैं। तो ये एक पॉलिटिकल स्टैंड हो जाएगा, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो जाएगा, हमें इसमें नहीं पढ़ना है न्यूज़ में तो। बट लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो जो ये लंपी स्किन डिजीज़ है ये एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, वायरल डिजीज़ है, मतलब वायरल डिजीज़ का मतलब तो आप समझते होंगे। ये एक वायरल डिजीज़ है जो कैटल में होता है, ह्यूमन में नहीं होता है। ये एक कैटल में होने वाला वायरल डिजीज़ है। और ये किसके द्वारा फैलता है? ये पोक्सो वायरस है उसके द्वारा फैलता है। ठीक है, वायरल डिजीज़ है, कैटल में होता है, पोक्सो वायरस है उसके द्वारा फैलता है। और इसे ट्रांसमिट कैसे होता है, फैलता कैसे है? बट इसका रीज़न है, कोज है वो तो पोक्सो वायरस है, बट ये फैलता कैसे है उसके बारे में तो होना चाहिए। तो इसका ट्रांसमिशन होता है वो है इन्फेक्टेड मॉस्किटो है, जैसे कोई मच्छर है
वो इन्फेक्टेड है, अगर वो जानवर को जाके काटेगा तो उसमें हो जाएगा, कैटल को काटेगा उसमें हो जाएगा। फिर कोई मक्खी है, कोई कीट है, ठीक है, अगर वो इन्फेक्टेड है, वो जानवर को काटेगा तो वो उसमें हो जाएगा। तो ये इन्फेक्ट कैसे होगा, मतलब फैलेगा कैसे, मॉस्किटो, फ्लाई, किट, इनके माध्यम से ये फैलेगा। तो इसे ट्रांसमिट करने का काम ये करेंगे मच्छर वगैरह, ठीक है। और फूड के माध्यम से भी ये फैल सकता है। तो ये पूरा इसके बारे में जान ली। अब ये एक है ना, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये यूपीएससी पूछ सकती है। तो ये एक जेनेटिक डिजीज़ नहीं है। जूनेटिक डिजीज़ क्या होता है, जूनेटिक डिजीज़ वो डिजीज़ होता है जो ह्यूमन में होता है या नहीं है। कोई डिजीज़ अगर वो ह्यूमन में नहीं होता है तो उसे जूनोटिक डिजीज़ कहा जाता है। तो ये जूनोटिक डिजीज़ नहीं है, ये मानवों में नहीं होता है, ये ओनली एनिमल में, कैटल में होता है। तो ये जूनोटिक डिजीज़ जो मानवों में होता है, बट ये जूनोटिक डिजीज़ नहीं है, मीन्स ये मानवों में नहीं होता है, ह्यूमन को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। ये सबसे पहले देखा गया था 1929 में, जाम्बिया देश है ना, जाम्बिया कंट्री, वहाँ पर देखा गया था पहली बार। और ये जो हॉट एंड मॉइस्ट जो कंडीशन होती है उसमें ज़्यादा फैल जाता है, हॉट एंड मॉइस्ट कंडीशन में तेज़ी से फैलता है। प्रभाव की बात करें, क्या क्या इफेक्ट होता है, सिम्टम क्या क्या है, तो सांस लेने में दिक्कत आती है, मिल्क जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, दूध की कमी आ जाती है, जानवर दूध देना कम कर देते हैं, और साथ ही साथ बोले तो प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है, ठीक है, काफ़ी सारी ये समस्या हो जाती है। और इसे कैसे ठीक किया जाता है, तो वैक्सीन तो कुछ है नहीं, इसका केयर करके ठीक कर सकते हो, अगर नहीं होता फिर जानवरों को मारना ही पड़ता है। ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, भारत ने अपना पहला विंटर आर्कटिक एक्सपेंडेशन शुरू कर दिया गया है। क्या किया भारत ने अपना पहला शीतकालीन अभियान शुरू कर दिया है जो आर्कटिक में चलेगा, ठीक है। इस पूरे एक बार न्यूज़ देख ली, अब इसके बारे में जान लेते हैं कि पूरा है क्या। इसके बारे में जानने से पहले हम एक चीज़ जान लेते हैं कि जो हमारा आर्कटिक में रिसर्च करने के लिए, आर्कटिक देखो आप अंटार्कटिक और आर्कटिक के बारे में तो जानते ही होंगे। तो आर्कटिक में रिसर्च करने के लिए हमारा एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है हिमाद्री, जो पहले क्या था, वो पहले 6 मंथ खुला रहता था। 6 मंथ बाद, जो पहले समर के 6 मंथ होते हैं तब तो ये काम करता था, और बाद वाले 6 मंथ में इसे क्लोज कर दिया जाता है। बट अब क्या किया जाएगा, ये 365 डेज काम करेगा। ये पहले हमने हिमाद्री के बारे में जान लिए, अब इस न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं जो भारत ने अपना आर्कटिक एक्सपेंडेशन मिशन स्टार्ट किया ना, इसके बारे में। तो ये जो मिशन स्टार्ट किया है, इसके लिए जो नोडल एजेंसी है वो है नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च, NCPOR, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन रिसर्च है, NCPOR है, वो हमारी नोडल एजेंसी है। किसके लिए नोडल एजेंसी है, ये जो हमने एक्सपेंडेशन रिसर्च स्टार्ट किया है आर्कटिक में, इसके लिए नोडल एजेंसी है, ठीक है। ये गोवा बेस्ड एक एजेंसी है जिसका लोकेशन है वो गोवा में, सिचुएटेड है गोवा में। और इसके लिए फंड कौन देगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस अर्थ एंड साइंस से, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस से वो फंड देने का काम करेगी। ये काम क्या करेगा, ये रिसर्च करेगा, एस्ट्रोनॉमिक की जो जानकारी वो देगा, लोकेशन ट्रेस करेगा, रेडियो कम्युनिकेशन की इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन देने का काम करेगा। अब हम एक बार सलवार ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। सलवार ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप है जो आर्कटिक एरिया है वहाँ पर के जो रीजन है उसे मैनेज करने के लिए ग्रुप बनाया गया था। तो ये सलवार ग्रुप है। और सलवार ट्रीटी हुई थी जो 1920 में, 1920 में सलवार ट्रीटी हुई थी। आर्कटिक रीजन है, वहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट से संबंधित किसी प्रकार से वहाँ पर रिसर्च होनी चाहिए, वहाँ का एरिया किसके अधीन आएगा, इससे सबसे संबंधित ये पूरा है ना एरिया। यहाँ पर रिसर्च से संबंधित एक ट्रीटी हुई थी जिसका नाम सलवार ट्रीटी, ठीक है। ये कब हुई थी, 1920 में। इस ट्रीटी के आधार पर एक ग्रुप बनाया गया था जिसे सलवार ग्रुप कहा जाता है। और इसमें क्या, इस जो ट्रीटी हुई थी इसका एम क्या था, तो वहाँ पर जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पर किस प्रकार से रिसर्च की जाएगी, इस ट्रीटी में इस बात पर चर्चा की गई थी। अब हम एक बार आर्कटिक काउंसिल के बारे में भी जान लेते हैं। आर्कटिक काउंसिल जो आर्कटिक रीजन है वहाँ उसके आसपास के जो देश हैं उससे आर्कटिक काउंसिल में शामिल किए गए थे। वो पूरे तय करेंगे किस प्रकार से आर्कटिक रीजन पर कंट्रोल होगा, कौन रिसर्च करेगा, किस प्रकार से वहाँ पे रिसोर्स है उसका दोहन किया जाएगा, इसके बारे में वो देश तय करेंगे। तो आर्कटिक काउंसिल में 8 देश है। कौन कौन से 8 देश हैं वो आर्कटिक काउंसिल के पार्ट है। आर्कटिक काउंसिल में 8 देश है। यूपीएससी ने इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा था, तो आप इन 8 देशों का नाम याद रखना। आर्कटिक काउंसिल में 8 देश है, वो है पहला कनाडा, फिर है डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर आइसलैंड, फिर नॉर्वे, फिर रशिया, स्वीडन, यूएस। 8 देशों का नाम याद रखना। कौन कौन से 8 देश है, पहला आपको याद रखना यूएस एंड रशिया। ये दोनों आप थोड़े कन्फ्यूज हो सकते हो, इसलिए यूएस रशिया दोनों तो पहले याद रख लो, ठीक है। फिर है फिनलैंड, आपको याद आ जाएगा, आइसलैंड याद आ जाएगा, नॉर्वे याद आ जाएगा, क्योंकि ये 3 देश है
पास में और आर्कटिक रीजन में, इसलिए ये 3 देश तो आपको याद आ जाएंगे। फिर इसके अलावा आप याद रखना डेनमार्क और कनाडा। कनाडा, यूएसए, यहाँ से ये 2 देश याद करना। एक बड़ा देश आ गया रसिया, इसको याद कर लेना। फिर 3 देश लाइन टू लाइन ये याद करना, आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। 3 देश ये याद आ गई। फिर आ गया रसिया, स्वीडन। कन्फ्यूज हो सकते हो आप कहाँ पर, ठीक है। कनाडा आपको याद आ जाएगा, ऊपर है। यूएसए याद आ जाएगा, रसिया याद आ जाएगा। नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन याद आ जाएगा, क्योंकि ये तीनों पास पास में। आपको आइसलैंड में थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, बट आपको रट लेना। अगर कन्फ्यूजन हो तो रट लेना कौन कौन से 8 देश शामिल है इसमें। तो पहला है कनाडा, फिर है डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर आइसलैंड, फिर नॉर्वे, रसिया, स्वीडन। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रसिया, स्वीडन। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और यूपीएससी ऑलरेडी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ चुकी है, इसलिए ये 8 देशों के नाम आप रट लो। मैं अगेन फिर से एक बार नाम दोहरा रहा हूँ। कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे है, रसिया है, स्वीडन है। नाम एक बार 2 बार 3 बार देख लेना और रट लेना नाम। अब हम बात कर लेते हैं एक बार नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च के बारे में, एनसीपीओआर के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशियन एंड रिसर्च, एनसीपीओआर की बात करें, इसकी स्थापना की गई थी 1998 में। इसकी स्थापना की गई थी। ये एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्या है? ऑटोनोमस है, यानी स्वायत्त रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये कहाँ स्थित है? इसकी हेडक्वार्टर कहाँ पर? इसका हेडक्वार्टर है गोवा में स्थित है। क्या काम करता है? रिसर्च से संबंधित काम देखता है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री आती है अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आता है। बात आपको समझ में आ गई। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च सेंटर कब स्थापित हुआ था? 1998 में। ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, गोवा में स्थित है, अर्थ एंड साइंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। काम क्या करता है? रिसर्च का काम करता है। ये सब जानने के बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद कर लेना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एक आर्कटिक में हमारा एक प्रोजेक्ट चलता है, एक अंटार्कटिक में, तो ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। आर्कटिक में हमारा एक जो प्रोग्राम चलता है उसका नाम है हिमाद्री। आर्कटिक में हमारा एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है हिमाद्री, जो 2008 में बना था। आर्कटिक जो एरिया, वहां पर हमारा रिसर्च सेंटर जिसका नाम क्या है? हिमाद्री है, जो 2008 में बना था। और अंटार्कटिक में हमारा एक रिसर्च सेंटर है। सबसे पहले अंटार्कटिक में हमने एक रिसर्च सेंटर खोला था जिसका नाम था 1983 में खोला था, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री 1983 में खोला गया था, जो कहाँ था? अंटार्कटिक में। ये चीज याद रखना, आर्कटिक में हिमाद्री, अंटार्कटिक में दक्षिण गंगोत्री। बट ये सबमर्ज हो गया है अब दक्षिण गंगोत्री नहीं है, बट अब 2 नए खोले गए हैं। वो है एक तो भारती जो 2011 में खोला गया था, और मैत्री जो 1989 में खोला गया था। ये चीज याद रखना, रट लेना इन चीजों को। आर्कटिक के लिए हिमाद्री है और अंटार्कटिक के लिए दक्षिण गंगोत्री, जो मर्ज हो चुका है। भारती, मैत्री 2 बचे हैं, ठीक है। अब हम एक बार सर्च टेलीस्कोप के बारे में जान लेते हैं। सर्च टेलीस्कोप जो अभी न्यूज में था उसकी बात करें। सर्च टेलीस्कोप तो ये रमन रिसर्च द्वारा, इसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा सर्च टेलीस्कोप बनाया गया था। ये क्या करेगा? जो कॉस्मोलॉजिकल सिग्नल आते हैं ना, उसकी स्टडी करेगा। सर्च टेलीस्कोप जिसे किसने बनाया था? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने बनाया था। काम क्या करेगा? ये कॉस्मोलॉजिकल जो सिग्नल थे ना, उसकी स्टडी करने का काम करेगा। चीजें समझ में आ गई। और सिग्नल को स्टोर करने का भी काम करेगा। सर्च टेलीस्कोप किससे संबंधित है? वो कॉस्मोलॉजिकल सिग्नल को स्टडी करने से संबंधित। किसने बनाया था? रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया था। समझ में आ गई बात। चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है नोमा डिजीज के बारे में। न्यूज में क्यों है? अभी WHO ने घोषित किया है कि नोमा डिजीज है उसको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में शामिल किया है। एनटीडी में। एनटीडी क्या है? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज, उसमें शामिल किया गया। कौन सी बीमारी को शामिल किया? अभी नोमा को शामिल किया गया। किसने शामिल किया? WHO ने नोमा को एनटीडी में शामिल किया। एनटीडी क्या है? नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज क्या होती है? ये ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका ग्लोबल लेवल पर बहुत ही कम जानकारी हो, बहुत कम लोग इससे अवेयर हो, और इसके बारे में कोशिशें भी बहुत कम की जा रही हो, तो वो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें, नोमा डिजीज के बारे में बात करें, तो इसमें क्या होता है? फेस पर इन्फेक्शन हो जाते हैं। फेस ऐसे पूरी तरह से देखो, इसके चेहरे पे ऐसे सूजन आ जाती है, आंख में दिक्कत आ जाती है, मुंह पे दिक्कत आ जाती है, इस प्रकार की इसमें दिक्कतें हो जाती है। इसे गैरियनियस भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? गैरियनियस भी कहा जाता है इसे। इसमें क्या होता है? जो फेस होता है वहां पर ब्लड फ्लो जो होता है, ब्लड का फ्लो होता है, वो रुक जाता है पूरी तरह से, वहां पे ब्लड फ्लो नहीं करता है, इसलिए ऐसी स्थिति हो जाती है। क्या ये संक्रामक बीमारी है? नहीं, ये संक्रामक बीमारी नहीं है, यानी कि ये कैंटीजेनस बीमारी नहीं है, एक दूसरे के टच में आने से फैलती नहीं है।
ये चीज़ याद रखना है। कैंटेनोमा बीमारी की बात करें जिसे एनडीटी में नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में शामिल किया गया है WHO द्वारा। और ये जो बात करें इसके बारे में तो इसमें क्या फेस पे इन्फेक्शन हो जाता है, ये इसे गैरनिस बीमारी गैरेनिस भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है वो रुक जाता है, इसलिए ये बीमारी होती है। ये संक्रामक यानी कैंटेजिनस बीमारी नहीं है, टच में आने से फैलती नहीं है। इसके बारे में और इसके बारे में चैलेंजेस की बात करें, इसके डेटा का अभाव है। WHO के पास में अभी इसके पास प्रॉपर डेटा नहीं है, तो डेटा का अभाव है, ये इसके लिए चैलेंजेस है। और अर्ली स्टेज पे मतलब अगर बीमारी है उसके बारे में पहले से पता चल जाता है तो इसे ठीक किया जा सकता है, बट बाद में पता चलने पर इसे ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके लिए कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, एंटीबायोटिक और केयर के साथ ही इसे ठीक किया जा सकता है। ग्लोबल लेवल पर अगर हेल्थ एजेंडा, जो ग्लोबल हेल्थ एजेंडा है उसमें जो बीमारी शामिल नहीं है, उसके ऊपर प्रॉपर चर्चा नहीं होती है, वो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में आती है। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था।